हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल एंड पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। स्टूडेंट्स, जैम 2024 का एग्जाम हो चुका है, रिस्पॉन्स शीट जारी हो चुकी है एंड हमारे पास ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर भी आ गया है। तो इस वीडियो में हम जैम 2024 के पहले 10 क्वेश्चंस 1 to 10 क्वेश्चन एमसीक्यू का डिटेल सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे कि किस लेवल के क्वेश्चंस थे। ओवरऑल अगर आप पेपर को देखेंगे, इजी टू मॉडरेट बोला जा सकता है। स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन कम पूछे थे और बाकी आप सॉल्यूशन में अपना मैच कर लीजिएगा। अभी आंसर की जारी नहीं हुई है, लेकिन काफी हद तक आंसर की यही रहने वाली जो आपको सॉल्यूशन में मिलेगी। ठीक है, जैम 2024 के पार्ट 1 का सॉल्यूशन हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, जैम कैम हमारा चैनल है, पढ़ रहे केमिस्ट्री हमारी ऐप है। अगर आप जैम 2025 गेट केमिस्ट्री, सीएसआर नेट केमिस्ट्री, पीजीटी केमिस्ट्री इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप एंड वेबसाइट दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए भाई, जैम 2024 के पार्ट 1 पहले 10 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन नेचुरल प्रोडक्ट से है। इजी क्वेश्चन है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी आइडिया है नेचुरल प्रोडक्ट्स का तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। पहला क्वेश्चन देखिए एमसीक्यू, द फ्लोइंग डाइपेप्टाइड डेरिवेटिव इज यूज्ड एज अ आर्टिफिशियल स्वीटनर। देखिए ये जो आपको डाइपेप्टाइड डेरिवेटिव दिख रहा ना, इसका यूज किया जाता है आर्टिफिशियल स्वीटनर के तौर पे। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूएंट अल्फा एमिनो एसिड, ये कह रहा है कि इसमें कौन कौन से अल्फा एमिनो एसिड हैं। ये जो एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है, इसके अंदर 2 अल्फा एमिनो एसिड है, तो बताइए कि वो 2 अल्फा एमिनो एसिड कौन कौन से हैं। तो ये बेसिकली याद रखने वाला क्वेश्चन है, समझदारी वाली बात इसमें कुछ लग नहीं रही थी। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा, इसमें एक तो आपका एस्पर्टिक एसिड प्रेजेंट है और दूसरा फिनाइल एनालीन प्रेजेंट है। और ये एस्पर्टम होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एस्पर्टम बोलते हैं, जो कि आर्टिफिशियल स्वीटनर के तौर पे यूज किया जाता है। आइए मैं आपको एस्पर्टिक एसिड की स्ट्रक्चर दिखा देता हूं, फिनाइल एनालीन, ये जो एनालीन है इसकी स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूं। इसको आप ध्यान से देखिए, दिस इज एस्पर्टम, जो कि आर्टिफिशियल स्वीटनर के तौर पे यूज किया जाता है और यही आपसे एग्जाम में पूछा भी था। एग्जामिनर ने यही सेम स्ट्रक्चर आपको गिवन थी। तो इसमें से अगर आप ये वाला पार्ट देखते हैं, देखिए ये वाला जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर ये वाला जो पार्ट आपको नजर आ रहा है यहां से यहां, दिस इज एस्पर्टिक एसिड। इसको हम क्या बोलते हैं, एस्पर्टिक एसिड। और उसके अलावा जो ये वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये वाला पार्ट जो आपको नजर आ रहा है, इसे बोला जाता है आपका फिनाइल एलानीन, है ना। क्या बोला जाता है इसे, फिनाइल एलानीन। तो आप समझ सकते हैं, अगेन देख लीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा। ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है, इसमें 2 अमीनो एसिड प्रेजेंट है। एक अमीनो एसिड आप यहां से देख सकते हैं, इसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे, आपका एस्पर्टिक एसिड, और दूसरा जो है दिस इज आपका फिनाइल एलानीन। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इसको मैं ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बोलूंगा। हाँ ये जरूर है, अगर आपको एस्पर्टिक एसिड की स्ट्रक्चर नहीं पता, आपको फिनाइल एलानीन की स्ट्रक्चर नहीं पता, फिर आपको इस क्वेश्चन में जरूर प्रॉब्लम हो सकती थी। बट ऑप्शंस भी काफी हद तक ऐसे बनाए गए हैं, थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग सकता था। कैसे, देखिए 2 ऑप्शन में या तो ग्लूटामिक एसिड है या एस्पर्टिक एसिड है, तो इन दोनों में से एक ही आंसर होना था। ठीक है, उसके बाद देखो फिनाइल एलानीन है या फिर आपका टायरोसिन है। ठीक है ना, इस ऑप्शंस भी ऐसे बनाए, इजी ऑप्शंस, ज्यादा टफ क्वेश्चन ये नहीं था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। बिल्कुल भाई, ये क्लास में आपको ऑलरेडी करवाई हुई रिएक्शन है, बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं। द सुटेबल रिएजेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द फ्लोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिकली हो क्या रहा है स्टूडेंट, ये आपका कीटोन है, कीटोन, और कीटोन की भी स्पेशल कैटेगरी में आ गया। ये कौन सी में, देखिए सी डबल बॉन्ड OCH3, इसके बारे में मैंने काफी डिटेल डिस्कशन किया है, काफी इंपॉर्टेंट। जिस भी कंपाउंड में ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होता है और आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं I2 एंड NaOH के साथ, तो दिस इज हैलोफॉर्म टेस्ट, दिस इज आयोडोफॉर्म टेस्ट। हैलोफॉर्म टेस्ट कोई भी हैलोजन यूज करो, और आयोडोफॉर्म टेस्ट आयोडीन यूज कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, हो क्या रहा है, बेसिकली ये जो आपका C डबल बॉन्ड OMe है, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए पर बेंजोइक एसिड क्या करता, इसको एस्टर में कन्वर्ट कर देता। अगर आप बेयर्स-विलेजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखते तो यहां ऑक्सीजन आ जाता, है ना। तो ऐसा ऑक्सीजन यहां तो आना नहीं है ना, ये तो बनाना नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा यहां पे।
ये देखिए ये क्या करता है, अगर यहां पे आपका अल्कीन होता उसको डायोल में कन्वर्ट कर देता, उसके बाद भी यहां पे आपको इस तरीके से देखने को नहीं मिलता, तो ये भी आपका करेक्ट नहीं आएगा, ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अगर आप किसी भी ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन जहां पे C डबल बॉन्ड OCH3 प्रेजेंट है, उसकी रिएक्शन अगर आप I2NaOH एंड एक्वस HCl के साथ करवाते हैं तो वो उस C डबल बॉन्ड OMe को C डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट कर देता है, और इसी को बोला जाता है आपका हैलोफोम टेस्ट। काफी बार पहले भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, बट ये पूछा जाता था कि कौन से कार्बोनिल कंपाउंड हैलोफोम टेस्ट शो करेंगे, तो वहां पे यही बात बताई जाती थी, जहां पे भी C डबल बॉन्ड OCH3 प्रेजेंट होगा वो पॉजिटिव हैलोफोम टेस्ट शो करेंगे। समझ में आ रही है बात? इसका पूरा मैकेनिज्म बताया जा सकता है स्टूडेंट, ये भी करेक्ट नहीं होगा। तो पहली बात तो ये नोट कर ले, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका प्रॉपर मैकेनिज्म है, मैंने क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, ये जो C डबल बॉन्ड OCH3 है और आपने इसकी रिएक्शन करवाई होगी, बेस NaOH प्रेजेंट है, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, ये आपका इनोलेट बनेगा, ये इनोलेट वापस से किस पे I2 पे अटैक करेगा यहां से, और ये लगा। इस प्रोसेस को बार बार हमने करवाना है ना, बार बार कब तक करवाना है, सारे के सारे हाइड्रोजन, CH3 था ना, CH3 तो 3 हाइड्रोजन थे, एक बार करवाया एक X लग गया, 2 हाइड्रोजन बच गए, फिर दोबारा से X2 के साथ फिर दोबारा से क्या करेंगे, एसिडिक प्रोटॉन बाहर निकलेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, वो अगेन I2 पे अटैक करेगा। देखो तो यहां पे आपके पास क्या बचेगा, यहां पे आपके पास क्या बचेगा, जो CH3 था वो CX3 में कन्वर्ट हो चुका है, X यहां पे आयोडीन आप ले सकते हैं, हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद क्या हुआ, अगेन बेस यहां पे प्रेजेंट है, OH नेगेटिव ने एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर पे अटैक कर दिया, OH नेगेटिव ने एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर पे अटैक किया, ये हमारे पास बना। अब क्या हुआ, यहां से वापस ऑक्सीजन यहां पे आया और ये आपका CH3 बाहर निकल गया, तो आप ये देख सकते हैं कि आपके पास यहां पे एसिड मिल गया है, आपके पास यहां पे क्या मिल गया स्टूडेंट, एसिड मिल गया। लास्ट स्टेप इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर है बेसिकली। तो ये बात आप समझ सकते हैं कि ये बेसिकली हैलोफोम रिएक्शन है, हैलोफोम रिएक्शन से आप कीटोन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां पे जो बेस्ट स्टेबल रिएजेंट होगा दैट इज I2NaOH एंड एक्वस HCl, ये आइडोफोम रिएक्शन है, आइडोफोम टेस्ट है। होप कि आपको ये क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, पढ़ाया जाता है, कोई स्टैंडर्ड बुक का क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। यस, ये क्वेश्चन स्टूडेंट रिएक्शन मैकेनिज्म का है, इजी क्वेश्चन है अगर आप ध्यान से समझें। देखो इन्होंने क्या किया, ये एक आपके पास सबस्ट्रेट है और ये आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल है या रिएजेंट है, मिथेनॉल एंड एक्वस H2O की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई, हो क्या गया, Br यहां से बाहर निकल गया एंड CN आके यहां पे लग गया। तो साफ साफ नजर आ रहा है ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये देखो एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। ठीक है, वेरी गुड। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ केसीएन बेसिकली क्या है स्टूडेंट, न्यूक्लियोफाइल है। ये कह रहे हैं अगर हमने केसीएन की कंसंट्रेशन को 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, अगर हमने केसीएन की कंसंट्रेशन को 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया तो बताइए रेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बताइए रेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। स्टूडेंट आप ये देख लो कि ये जो रिएक्शन है वो SN1 है या फिर SN2 है। अगर आपने ये चीज नोट कर ली, देखो अगर ये रिएक्शन SN2 होती तो वहां तो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन से इफेक्ट पड़ता। अगर ये रिएक्शन SN1 है, SN1 रिएक्शन में जो रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप होता है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन ही RDS होता है, वहां पे न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन का कोई रोल नहीं होता है। अब देखो आपको कैसे पता लगेगा ये SN1 है या SN2 है, सबसे पहले सबस्ट्रेट ही देख लो स्टूडेंट। ये जो सबस्ट्रेट है ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री है ना। इस कार्बन के ऊपर 1 मिथाइल, 2 मिथाइल, 1 फिनाइल, और ये काफी ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन भी है। एक कंडीशन तो ये हो गई कि जो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होते हैं वो SN1 को फेवर करते हैं। दूसरी बात, यहां पे आपका जो सोलवेंट है दैट इज पोलर प्रोटिक सोलवेंट है।
पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी SN1 रिएक्शन को फॉलो करते हैं या SN1 रिएक्शन को प्रायोरिटी में रखेंगे। इसका मतलब ये बात हमें समझ में आ गई कि ये जो पूरी रिएक्शन है ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगी। अगर ये SN1 मैकेनिज्म है तो यहां पे RDS होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन न्यूक्लियोफाइल। इसकी कंसंट्रेशन से कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है ना, इसके लिए जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होगा वहां पे सिर्फ और सिर्फ सबस्टेट की कंडीशन बार बार कंडीशन निकल रहा है, सबस्टेट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। सबस्टेट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है रेट। तो इस न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को आप कितना ही बढ़ाओ कितना ही घटाओ, रेट के ऊपर कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, रेट के ऊपर कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, कि जो आपका रेट होगा वो अनअफेक्टेड रहेगा। जो रेट होगा वो अनअफेक्टेड रहेगा। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, कोई स्टैंडर्ड बुक का क्वेश्चन नहीं है। बेसिक कंसेप्ट आपसे पूछा है, आपको SN1 SN2 के बारे में पता था या नहीं, बस बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। ये क्वेश्चन आपका क्वांटम से आप रिलेट कर सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन आ गए है ना। ऑर्गेनिक के 3 ही क्वेश्चन पूछे गए थे पहले 10 MCQs में से। ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन। ये भी काफी ज्यादा इजी है। ये कहा कि हमारे पास एक वेव फंक्शन है साई एक्स एन एक्सपोनेंशियल यानी कि e की पावर आयोटा के एक्स प्लस में e की पावर माइनस आयोटा के एक्स। ठीक है, यहां पे बाहर क्या लगा रखा है, n इज योर नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। अब इन्होंने क्या कहा कि द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साई स्टार एक्स। तो देखो, अगर आप इसका साई स्टार एक्स लेंगे, या आपका साई स्टार और एक्स लेंगे, तो क्या हो जाएगा, n के ऊपर स्टार लग जाएगा, n का भी कॉन्जुगेट ले लेंगे। उसके बाद देखो, अगर ये प्लस है तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स प्लस सेम रहेगा। उसके बाद अगर ये पहले माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। अगर ये पहले माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ये देख लो भाई कहां आ रहा है ऐसा, तो यहां देखो ओनली n है इसलिए हटा देते हैं, यहां पे n स्टार है, यहां पे n स्टार है इसलिए इसको भी हटा देते हैं। अब देखो एक्सपोनेंशियल माइनस साइन नहीं आएगा स्टूडेंट, माइनस नहीं आएगा, साइन इन दोनों के बीच में प्लस का ही रहेगा। यहां पे भी प्लस था, यहां पे भी प्लस ही रहेगा, है ना। उसके बाद देखो माइनस आ नहीं सकता। हमारा जो करेक्ट आंसर बच गया दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। एन स्टार एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स, देखो वो बाद में लिखा हुआ है, सम में दोनों चीजें 1+2 लिखो या 2+1 लिखो, होगा तो 3 ही, आप उसको आगे करके लिख सकते हैं। प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर आयोटा माइनस आयोटा के एक्स। सो सिंपल, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी आना था। क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं, कोई ज्यादा डिटेल्ड कंसेप्ट आपसे यहाँ पे नहीं पूछे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, फ्रॉम सॉलिड स्टेट। यहां पे आपसे बोला कि जो वेवलेंथ है एक्सरे वो ये वाली एंगस्ट्रॉम में है। एक्सरे आर डिफ्रैक्टेड फ्रॉम ए सेट ऑफ प्लेन्स। भाई सिंपल सा फार्मूला होता है, n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। अब इन्होंने बता दिया कि फर्स्ट ऑर्डर ब्रैग्स डिफ्रैक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर ब्रैग्स डिफ्रैक्शन है, तो ये आपका n की वैल्यू 1 हो गई। वेवलेंथ आपको गिवन है 1.54 एंगस्ट्रॉम, 2 इनटू में यहां पे इन्होंने बताया है इंटरप्लेनर स्पेसिंग जो है आपका, इंटरप्लेनर स्पेसिंग जो है, डिस्टेंस जो है वो भी आपका 1.54 एंगस्ट्रॉम है, इनटू में साइन थीटा, और आपसे थीटा पूछा था, है ना, यहां पे आपसे पूछा था थीटा, और वो भी आपका डिग्री में। तो बहुत सिंपल है भाई, देखो इससे ये चीज कैंसिल हो गई, तो ये क्या हो गया, 1/2 इज इक्वल टू साइन थीटा, और अगर बात करें थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, तो वो होता है आपका थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। जब साइन थीटा है ना, जब साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो यहां से अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला यूज करना था और आपके पास करेक्ट आंसर आ जाता। इस फार्मूले का हर एक बच्चे को पता होता है। कोई भी यहाँ पे ना तो आपसे मिलर इंडिसेस के बारे में कि डी के डी पूछा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बना के दिया, बहुत सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, हर एक बच्चे को ये अटेम्प्ट कर लेना चाहिए था, इजी क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट, देखिएगा। यस, केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, और भाई जो भी स्टूडेंट मेरे कोर्स में थे उनका तो पक्का ठीक है, और बाकी सारे क्वेश्चन भी पक्के ठीक रहे होंगे। देखिए क्या क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द रिएक्शन फॉर विच एट इक्विलिब्रियम a change in the volume of closed reaction vessel at the constant temperature will not affect। ये कह रहा भाई हमने वॉल्यूम को चेंज किया, हमने वॉल्यूम को चेंज किया, बट आपका एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट नहीं हो रहा। ऐसा कब होता है? देखो ऐसा तभी हो सकता है जब आपका डेल्टा एनजी इक्वल टू जीरो हो, डेल्टा एनजी जीरो हो, है ना। अगर आपका डेल्टा एनजी जीरो के इक्वल होता है तो ना तो वॉल्यूम से अफेक्ट पड़ता है एंड ना ही प्रेशर से अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और दूसरी बात याद रखना स्टूडेंट, मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में हैबर प्रोसेस पढ़ाया था, और मैंने आपको बोला था अगर डेल्टा एनजी लेस देन जीरो होता है, जो कि हैबर प्रोसेस के लिए होता है, तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी HPLV, अगर आपको याद है तो। ये मैंने हैबर प्रोसेस के लिए बताई थी HPLV। देखिए इसका मीनिंग क्या है, अगर आप चाहते हैं कि प्रोडक्ट आपको ज्यादा मिले और उस पर्टिकुलर रिएक्शन का डेल्टा एनजी लेस देन जीरो है, तो एक्सटेंट मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में तब मूव करेगी। HP का मतलब है हाई प्रेशर। जब आप प्रेशर को ज्यादा रखेंगे, प्रेशर को हाई रखेंगे एंड वॉल्यूम को लो रखेंगे, इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट, अगर आपका डेल्टा एनजी नॉट इक्वल टू जीरो है, तब आप वॉल्यूम को अगर आप चेंज करते हैं तो आपका जो फॉरवर्ड जो आपका बोल सकते हैं बेसिकली एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन भी अफेक्ट होता है, या तो कम होगा या ज्यादा। बट अगर डेल्टा एनजी इक्वल टू जीरो है तो आप वॉल्यूम चेंज करते रहो, प्रेशर चेंज करते रहो, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पे कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आपको डेल्टा एनजी का मतलब क्या है? देखिए डेल्टा एनजी का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस फेज, इन गैसियस फेज। जी का मतलब यहां पे गैसियस फेज से, माइनस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ऑफ गैसियस, मतलब देखो यहां पे गैस का एक ही मोल है, ये सॉलिड हटा दो, सॉलिड हटा दो, तो इसके लिए जो डेल्टा एनजी है दैट इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 0 1। इसका मतलब डेल्टा एनजी इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस केस में वॉल्यूम चेंज करने पे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन चेंज होगी, अफेक्ट होगी, है ना, ठीक है। इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। यहां पे देखो जी, ये भी जी, ये भी जी। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए अगर आप डेल्टा एनजी निकालेंगे तो प्रोडक्ट में 2 आ गया, रिएक्टेंट में -1 क्या आ गया? 0। अगर डेल्टा एनजी 0 आ गया स्टूडेंट, अगर डेल्टा एनजी 0 आ गया तो फिर आपका एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट होने वाला नहीं है, प्रेशर और वॉल्यूम दोनों से, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस में देखिए ये आपका 1 और ये आपका 2, तो यहां पे जो डेल्टा एनजी आ गया दैट इज इक्वल टू -1, दैट इज इक्वल टू -1, इसलिए ये भी नहीं होगा। और यहां पे देख सकते हैं अगेन डेल्टा एनजी इक्वल टू 1 आ गया, डेल्टा एनजी इक्वल टू 1 आ गया। स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होना था दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होना था दैट इज ऑप्शन नंबर बी। होप कि आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आपका केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन था। उसके बाद देखते हैं भाई, देखिए 3 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के, 3 क्वेश्चन आपका फिजिकल के एंड 4 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के, चारों क्वेश्चन इजी। सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। सेम टू सेम क्वेश्चन आपका गेट 2021 में आया था, बस थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग है। सेम टू सेम क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन गेट 2021 के पेपर में आप जाके चेक कर लीजिएगा। Among this, the complex that exhibit the largest molar absorbability in the visible region of the electronic, है ना। तो देखो स्टूडेंट सिंपल सी बात होती है इसमें। आप ये देखिए, पहली बात तो हम इस कॉम्प्लेक्स की बात कर लेते हैं। देखो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है, Mn वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है, ये आपका लेपोर्टे फॉरबिडन होता है ना, लेपोर्टे फॉरबिडन। जितने भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो सारे लेपोर्टे फॉरबिडन होते हैं, है ना, सारे लेपोर्टे फॉरबिडन होते हैं। दूसरी बात, ये आपका Mn+2 है, D5 हाई स्पिन है। अगर ये D5 हाई स्पिन है तो ये आपका स्पिन भी फॉरबिडन होता है। ये आपका लेपोर्टे भी फॉरबिडन, स्पिन भी फॉरबिडन। इसका मतलब इसकी तो लोएस्ट होगी मोलर ऑब्जर्बिलिटी, इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो लोएस्ट होगी। क्यों? ये लेपोर्टे भी फॉरबिडन है, ये स्पिन भी फॉरबिडन है, ठीक है, इसकी लोएस्ट होगी। उसके बाद देखो ये भी आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो ये लेपोर्टे फॉरबिडन हो गया,
बट ये स्पिन अलाउड है ना, बट ये स्पिन अलाउड है। इससे तो ज्यादा इंटेंस होगा ये, इससे तो ज्यादा इंटेंस होगा ये, ठीक है। अब ये देखो, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये है भाई आपका टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल होते हैं लैपोर्टे पार्शियली अलाउड, है ना। देखो ये भी लैपोर्टे फॉरबिडन था, ये भी लैपोर्टे फॉरबिडन था, लेकिन ये लैपोर्टे पार्शियली अलाउड है और ये स्पिन भी अलाउड है। इसका मतलब देखो इसकी इंटेंसिटी इस वाले से तो ज्यादा होगी। अब सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होती है कहां पे, चार्ज ट्रांसफर। जो आपका चार्ज ट्रांसफर होता है ना, जो चार्ज ट्रांसफर होता है वो लैपोर्टे भी अलाउड होते हैं एंड वो स्पिन भी अलाउड होते हैं एंड हाईली इंटेंस होते हैं। तो स्टूडेंट ये जो आपको नजर आ रहा है ना क्रोमियम वाला ये कॉम्प्लेक्स, दिस इज LMCT। ये एक प्रकार का चार्ज ट्रांसफर है। कहां से कहां, ये आपका LMCT टाइप का चार्ज ट्रांसफर है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर है। क्या है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर है। और जो चार्ज ट्रांसफर वाले होते हैं वो स्पिन भी अलाउड होते हैं, लैपोर्टे भी अलाउड होते हैं, हाईली इंटेंस होते हैं। तो इन्होंने पूछा था लार्जेस्ट बताइए, तो लार्जेस्ट क्या करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, गेट 2021 में क्या पूछा था, पूरा इनका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले नंबर पे हाईली इंटेंस ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, फोर्थ नंबर पे ये। आ गई बात समझ में, गेट 2021 में ये पूछा था। तो क्वेश्चन ऐसा है स्टूडेंट, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, पढ़ाया हुआ कंसेप्ट है, ऑलरेडी पढ़ाया जाता है आपको कि जो चार्ज ट्रांसफर वाले होते हैं वो हाईली इंटेंस होते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचते सी इज द करेक्ट आंसर, इजी क्वेश्चन में इसको बोल सकता हूं, यस। चलो भाई पिछला क्वेश्चन तो ठीक है, आपको सोचना पड़ता बहुत कुछ। इसमें क्या है भाई, आप किसी भी 12th क्लास के बच्चे को दो, वो इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देगा। सिंपलेस्ट क्वेश्चन, इजीएस्ट क्वेश्चन, है ना। ये और ये किस टाइप के आइसोमर हैं, है ना। जैम का फेवरेट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का आइसोमेरिज्म, पूछता है हर साल। जैम का फेवरेट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का आइसोमेरिज्म, बहुत इजी पूछा इस बार। क्या ये लिंकेज आइसोमर है, लिंकेज आइसोमर के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एम्बीडेंट लिगेंड होना चाहिए। लिंकेज आइसोमर के लिए एम्बीडेंट लिगेंड होना चाहिए। क्या कोई एम्बीडेंट लिगेंड नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, हटा दो। ऑप्टिकल आइसोमर हो ही नहीं सकता ये, ऑप्टिकल आइसोमर हो ही नहीं सकता ये किसी भी वे में। कोऑर्डिनेशन आइसोमर के लिए आपको क्या दिखते, दो स्क्वायर ब्रैकेट, एक ही कॉम्प्लेक्स में दो स्क्वायर ब्रैकेट दिखते, एक ही कॉम्प्लेक्स में दो स्क्वायर ब्रैकेट दिखते। हट गए तीनों, हट गए, क्या बच गया, आयोनाइजेशन आइसोमर। These both are structural isomer, और स्ट्रक्चरल में भी ये आपका आयनाइजेशन आइसोमर, आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं। देखो यहां पे क्या था, यहां पे Br बाहर था और यहां पे Br अंदर चला गया, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर बाहर आयंस का अगर एक्सचेंज हो जाए तो उनको आयोनाइजेशन आइसोमर बोला जाता है। ये स्ट्रक्चरल आइसोमर का ही एक टाइप होता है, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर का ही एक टाइप होता। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। लो, इस क्वेश्चन में क्या था भाई, इस क्वेश्चन में क्या था, ऐसा ही क्वेश्चन आपका गेट 2024 में भी पूछा था अभी, है ना। अभी रिस्पॉन्स शीट आई नहीं है, बट गेट 2024 में भी ऐसा ही क्वेश्चन, वेरी सिंपलेस्ट क्वेश्चन। पहले भी प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं। द पेयर ऑफ प्रोटीन हैविंग हेमेकोर, भाई किस किस के अंदर हेमेकोर प्रेजेंट होता है। हेमे क्या होता है भाई, पोरफायरिन लिगेंड जो होता है उसके अंदर अगर आपने आयरन मेटल रख दी है, पोरफायरिन लिगेंड के अंदर अगर आपने आयरन मेटल रख दी है तो उसको हम हेम ग्रुप बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है किस किस के अंदर हेम ग्रुप होता है भाई, हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन दोनों के अंदर होता है, बात खत्म, है ना। हेमरेथीन में, हेमरेथीन इज नॉन हेमे प्रोटीन, उसमें हेमे ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन में होता है बट हीमोसाइनिन में नहीं होता है। हीमोसाइनिन हेमरेथीन दोनों नॉन हेमे प्रोटीन है। सॉरी स्टूडेंट, है ना। चलिए कोई बात नहीं, होप कि समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये आपका, है ना, कि कौन कौन से हेमेकोर प्रेजेंट होगा। हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन दोनों हेम प्रोटीन होते हैं। सो ए इज द करेक्ट आंसर, सो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए भाई, हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है केमिकल बॉन्डिंग से, अगेन सिंपलेस्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आप देखिएगा, द शेप ऑफ SCN नेगेटिव, इस SCN नेगेटिव की शेप क्या होगी, कैसे सोच सकते थे भाई। देखो आप सभी को ये तो पक्का पता होता है कि भाई CN नेगेटिव कुछ ऐसा दिखता है, CN नेगेटिव कुछ ऐसा दिखता है, सभी को पता होता है। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या रहा होगा भाई, इसके साथ क्या लग गया होगा, आके सल्फर लग गया होगा, इसके साथ आके क्या लग गया होगा, सल्फर लग गया होगा, है ना। या फिर
इसको आप किसी भी वे से सोच लो, कार्बन का एक तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा ही आएगा, है ना। यहां पे अगर आप इसको नेगेटिव चार्ज दिखाते, इसके पास अगर आप लोन पेयर दिखाते तो भी ठीक था, तो भी ठीक था। बट इस कार्बन का अगर आप देखेंगे, एक सिग्मा, दो सिग्मा, अगर दो सिग्मा होते हैं हाइब्रिडाइजेशन sp, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp होती है तो ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर होगी। ज्योमेट्री क्या होगी स्टूडेंट, लीनियर। देखिए अगर मैं बात करता हूं, ये कह रहा पिरामिडल, उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, sp3। क्या यहां पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है क्या, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ना। ट्राइगोनल प्लेनर के लिए हाइब्रिडाइजेशन जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, sp2। क्या यहां पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। बेंट के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, sp3 होनी चाहिए, sp2 होनी चाहिए, नहीं है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। लीनियर इसकी आपका शेप या फिर ज्योमेट्री होगी, लीनियर इसकी शेप या ज्योमेट्री होगी। तो स्टूडेंट ये हमारे पहले 10 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, 3 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री के, 4 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। 10 के 10 क्वेश्चन में से मैं ये कह सकता हूं 8 क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट को करने चाहिए थे करेक्ट, जिन्होंने भी तैयारी की है। काफी बच्चे ऐसे रहे होंगे इस बार, ऐसे बच्चे जिनके 10 के 10 क्वेश्चन ठीक होंगे, वो काफी नंबर हो सकते हैं। 10 के 10 क्वेश्चन डुएबल थे, है ना, आप अच्छे से कर सकते थे। 8 क्वेश्चन सभी को करने चाहिए जिन्होंने जैम एग्जाम की अच्छे से तैयारी की है। तो ये भाई हमारा जैम 2024 के एग्जाम का पार्ट 1 सॉल्यूशन था, जिसमें हमने पहले 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट पार्ट में, आने वाले पार्ट्स में आपका 5 to 6 पार्ट्स में हम पूरा जैम 2024 के पेपर का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। ज्यादा अपडेट्स के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।